वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जी एडवांस के जो 500 प्लस पीवाईक्यूज का मैं थर्ड लेक्चर लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। और मैं आज थर्ड लेक्चर में अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के जो मेरे पास एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए उनको आज मैं सॉल्व कराऊंगा और उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं मेरे पहले क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपके सब मिला के पूछे गए एडवांस लेवल में, और सब एक से एक धांसू क्वेश्चन है, चौकस क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। देखो भाई, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसमें क्यू मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, और कह रहे हैं ये जो क्यू बना है इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दीजिए। मतलब इसने दो काम आपको दे दिए, पहले तो क्यू बनाओ क्या बनेगा, दूसरा जो आएगा उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल करके उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसका वेट क्या होगा, उसमें एच कितना है और मेरे पास 100 में एच कितना है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, वेट परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो पूरे 100 में मेरा कितना एच वहां प्रेजेंट है। तो पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं मेरे पास जो क्यू है वो क्या बनने वाला है। तो भाई ये तो क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का जो सीएल होता है आपको शायद जानकारी में दिया होगा, बताया गया होगा कि क्लोरोबेंजीन का जो सीएल होता है ना मेरे बउआ, ये इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर से वो बेंजीन साथ करता है रेजोनेंस, तो जल्दी हटता नहीं है। मोस्टली एलिफेटिक हेलोजेंस जो होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनका हेलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, मगर जो बेंजीन के साथ चिपक गया ना हेलोजन, वो इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। तो देखिए उसने NaOH तो दे रखा है, मगर टेम्परेचर काफी हाई है और प्रेशर भी काफी हाई है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं एट हेलो एरीन्स, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ आपको देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो इसने दे रखा है। तो इस कंडीशन में OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और Cl को यहाँ बाहर कर देगा। तो पहला जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो मेरे पास फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक है, अगर यहीं पर इसने टेम्परेचर नॉर्मल रखा होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, या फिर मेरे पास बेंजीन में अगर मैं आर्थो और पैरा पे हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता, तो जाके एलिमिनेशन यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो पाता। फिलहाल अब फिनॉल मिल गया। फिनॉल का मेरे को कराना नाइट्रेशन। क्या कराना है? नाइट्रेशन। अब चूंकि फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जो OH होता है वो एक स्ट्रांगली एक्टिवेटर ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। तो जब ये एक्टिवेट करेगा ना तो नाइट्रेशन केवल एक जगह पे नहीं होगा, यही तो बेसिक बात है, क्यू बन रहा है। ठीक, क्यू क्या है? नाइट्रो कंपाउंड एक जगह है, भैया फिनॉल हाईली एक्टिवेटर है। ठीक है, डाइल्यूट लगाने पर एक एक जगह लगता है, मगर जब कंसंट्रेट कर देंगे तो नाइट्रो ग्रुप सब जगह चिपक जाएगा। तो यहाँ OH सब जगह का मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पैरा में चिपक जाएगा जाके। तो यहाँ NO2 हो गया, इस जगह पे मेरे पास NO2 हो गया, इस जगह पे NO2 हो गया। फाइनली जो क्यू है वो मेरे पास पिक्रिक एसिड है। क्या है मेरे पास? क्यू, पिक्रिक एसिड। अब बताना ये है कि मेरे पास जो क्यू बन गया इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय वेट कितना है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम अगर ये होगा तो कितना होगा। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसमें कार्बन कितने? कार्बन तो भाई मेरे पास 6 है। कार्बन कितने? 6। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। जरा मेरे को H काउंट कर लो। देखो जहां जहां पे ग्रुप लगा है ना वहां वहां पे H नहीं होगा, तो इस जगह H नहीं होगा, इस जगह H नहीं होगा, इस जगह 4 जगह नहीं है, तो 2 जगह यहाँ पर H होगा और एक देखो यहाँ पर एक H है। तो H मेरे पास 3 हो गए। ठीक है, अगर मैं N की बात करता हूँ तो N मेरे पास 3 है। अगर मैं O की बात करता हूँ तो 2 2 4 2 6 1 7, मेरे पास O मेरे पास 7 है। तो ये अब मैं क्या करूंगा, इसका मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसका वेट निकाल लूंगा कितना है। ठीक है, तो भाई देखो भाई निकालते हैं। कार्बन का 6, तो 12 इंटू मैंने 6 कर लिया। ठीक है, 12 जंग 72 हो गया। तो 3 इंटू ये 1 हो गया मेरे पास, प्लस का मैंने कर लिया। ये N का 14 इंटू 3 हो गया, प्लस मेरे पास O का कितना होता है? 16 इंटू क्या हो गया? 7। ठीक है, 12 चंग 72 हो गया, प्लस 3 रहेगा तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 छंग 42 की 2 हाथ लगा 1, 7 एकम 7 1 8, ये 82 हो जाएगा। ठीक है, 7 छंग 111 हो गया। रुक जाओ, 7 छंग 42 की 2 हाथ लगा 1,
यहाँ से लगा 4, ठीक है, साथ ही 112 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए। अगर मैं 112, उसके बाद मेरे पास 42, उसके बाद मेरे पास 3 है, मेरे पास 72 है, इनको ऐड करना है। 3 2 5, 5 4 9, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। देखो भाई कार्बन कब आ रहा है, 72, H के 3 है, 3 हो गए यहाँ पर। उसके बाद N मेरे पास कितने हैं, 3 है, तो 3 14 3 42 हो गया, ठीक है। और ये 16 इंटू भाई O का 16 होता है 7, 7 6 42 की 2 हाथ से लगा 4, 7 112 ही आएगा, ठीक है। जब इनको जोड़ लेता हूँ तो 112 है मेरे पास, 72 42 3, तो 5, ये हो गया 5 5 और 9, ठीक है। 4 5 7 4 11 12 10 लगा 1 है ना। उसके बाद हो जाएगा 329 लगभग, इतना लगभग आएगा, 229 लगभग आएगा। एक बार मैं जरा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। ठीक भैया, मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करा है, 229 यहाँ पे निकल के आएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 229। अब ये बताइए 229 तो इस पूरे का हो गया, मतलब 229 ग्राम मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। मतलब मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका वेट मेरा कितना है, 229 ग्राम है। कितना है भैया मेरे पास, ये जो पिक्रिक एसिड है इसका 229 ग्राम पूरे का वेट है। अब मेरे को निकालना किसका परसेंटेज है बेटा, हाइड्रोजन का परसेंटेज है। अब इस पूरे फॉर्मूले में हाइड्रोजन 3 थे, हाइड्रोजन 3 का मतलब था 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने ग्राम प्रेजेंट है, 3 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट यहाँ पर, ठीक है। तो भाई निकाल लेते हैं, 229 ग्राम में मेरे पास कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम में मेरे पास कितना होगा, 3/229। और परसेंटेज निकालना है भाई, मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/229 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। बना लीजिए फटाफट। कुल मिला के बात समझ में आ गई। पहले क्लोरोबेंजीन से मेरे पास बनेगा फिनॉल, उसका होगा नाइट्रोजन, बनेगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मैं देखूंगा वेट, तो 229 वेट है। 229 में H कितना है, 3 ग्राम। तो 229 में H है 3 ग्राम, तो 1 में इसलिए 100 में। बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कितना बढ़िया 2022 में भैया पूछा गया एडवांस लेवल में। अब देखो क्वेश्चन, देखो कितने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन भाई एडवांस वाला पूछ रहा है। ऐसे ही इतना टफेस्ट एग्जाम नहीं है एडवांस का, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो एडवांस तो आप भूल जाइए, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन को लगाते हैं, कुछ दिन बाद अभी यही क्वेश्चन मेंस में आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर कर लो भाई, कंसीडर कर लो। ये देखो कंसीडर कर रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, उसको रेड फास्फोरस दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, एक कंपाउंड आर बना। अब आर को लेकर के वो क्या बता रहा है, कह रहा है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। कह रहा है मेरे को इस कंपाउंड में ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है ऑफ 1 ग्राम ऑफ आर। मतलब इस सैंपल का 1 ग्राम लेकर के हमें ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है यूजिंग कैरियस मेथड। किस मेथड से करना है बेटा, कैरियस मेथड से, ठीक है। तो मैं बता दूं जो कैरियस मेथड होता है एस्टिमेशन के लिए, वो हेलोजन के लिए भी होता है, फास्फोरस के लिए भी होता है, सल्फर के लिए भी होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड डालने पर बेरियम सल्फेट का पीपीटी आता है, ठीक है। तो कैरियस मेथड का यूज करेगा। तो कह रहा द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड, कह रहा अगर मैं इसका 1 ग्राम लेके चलूं, ठीक है, अगर मैं इसका 1 ग्राम लेके चलूं और उसे कैरियस मेथड से एस्टिमेट करूं, अगर उसे कैरियस मेथड से एस्टिमेट करूं तो बताओ उसमें कितना AgBr हमारा बनेगा। तो मैं जरा पहले सल्फर के परसेंटेज का, क्योंकि सल्फर तो आने ही वाला है पक्का, सॉरी सल्फर यहाँ पे ब्रोमीन तो आने वाला होगा, सॉरी AgBr तो आएगा ही आएगा, उसमें ब्रोमीन का परसेंटेज भी होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन के परसेंटेज का मैं कैरियस का फॉर्मूला बता दूं, हेलोजन के लिए भी होता है, सल्फर के लिए, सबके लिए होता है। तो ब्रोमीन का जो परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे पास होता है वो होता है 80/188 इंटू वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ AgBr जितना AgBr बनेगा, अपॉन वेट ऑफ OC। भैया OC को मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये मेरे पास ब्रोमीन, मैंने ब्रोमीन के क्यों लिया, क्योंकि भाई इस कंपाउंड में ब्रोमीन आ रहा है। आर क्या बनेगा बताता हूँ, ब्रोमीन तो वैसे भी आने वाला है और उसने वैसे भी AgBr का जिक्र कर दिया है, इस वजह से मैं पागल तो हूं नहीं जो मैं Cl का परसेंटेज लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप बताइए कि अगर इस फॉर्मूले में अगर आपको वेट ऑफ AgBr निकालना है, क्या निकालना है, वेट ऑफ AgBr, पढ़िए कितना AgBr बनेगा ये निकालना है। तो आपको पता क्या हो, वेट ऑफ OC पता हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने एस्टिमेशन के लिए कितना लिया था वो पता हो। तो वो तो कह रहा है मैं 1 ग्राम ले रहा हूं, कितने ग्राम ले रहा हूं सैंपल, 1 ग्राम।
अभी कंपाउंड बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ब्रोमीन का परसेंटेज पता हो, अभी तक क्या होता था कि आपको जो न्यूमेरिकल देता था उसमें ये गिवन करके ये निकलवाता था। अगर इस कंपाउंड को फाइंड कर ले, अगर मैं इस कंपाउंड को फाइंड कर लूं क्या है ना मेरे भैया, तो मैं निकाल सकता हूं उसमें ब्रोमीन का परसेंटेज क्या है, और उस ब्रोमीन के परसेंटेज को यहां लगा दूंगा, ओसी का वेट लगा दूंगा 1 ग्राम, तो कितना वेट ऑफ AgBr से इतना परसेंटेज आएगा वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो पहला काम तो हम लोग यही कर लेते हैं कि हम लोग पहले आर को डिटेक्ट कर लेते हैं। भाई मेरे पास आर कौन सा चीज बन रही है, आर है क्या, चीज नहीं बनेगी, कंपाउंड बनेगा। तो बताओ भाई, ब्रोमीन और फास्फोरस के मिक्सचर से आपको पता है PbR3 बनता है, आपको पता है PbR3 बनता है, आपको पता है PbR3 बनता है। और अगर किसी भी कंपाउंड में कोई हेलोजन, कोई अल्कोहल अगर sp3 कार्बन पे लगा है, तो यही जो PbR3 है इस OH को हटा करके उसके बदले हेलोजन लगा देता है, ठीक है। जैसे PCl5 होता तो Cl लग जाता, PCl3 होता तो Cl लग जाता। फिलहाल यहाँ PbR3 है, ये कहां से बन गया भैया, इनकी रिएक्शन से बनता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। ये OH है, OH हट जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, Br यहाँ ऐसे रहेगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो सैंपल आ गया, मैं इसमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल लूंगा। तो देखो भाई कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर H देख लो, एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ। पहले कार्बन काउंट करता हूँ भाई, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 तो रिंग में है, एक बटा यहाँ पर है तो C7 है, कार्बन कितना मेरे पास 7 है, ठीक है। H मेरे देख लो, H कितने हैं, 1 2 3 4 बटा 2 H यहाँ पर भी लगे होंगे, है ना। तो H मेरे पास कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन की बात करी जाए तो ब्रोमीन मेरे पास 2 है, मेरे पास ब्रोमीन कितने 2, यही मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा C7H6Br2। तो इसका मैं वेट निकाल लेता हूं। तो देखो भाई 12 × 7 हो जाएगा, 6 × 1 हो जाएगा। ब्रोमीन का भाई उसमें गिवन था, ब्रोमीन का 80 होता है मेरे को याद है, तो 80 × मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 7 84 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 8 160 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 160 यानी क्या 250 ग्राम। ये पूरे का वेट मेरे पास 250 ग्राम है, मतलब ये जो कंपाउंड बना है इसका वेट मेरे पास 250 ग्राम है। अगर इसका वेट 250 ग्राम है तो ब्रोमीन इसमें कितना बटा 160 ग्राम ब्रोमीन है, तो 250 ग्राम में ब्रोमीन मेरे पास कितना 160 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में 160 बटे कितना 250 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में निकाल लो। तो जो 100 में निकलेगा वो ब्रोमीन का परसेंटेज आएगा। 160/250 इंटू 100 कर लिया, ठीक है। तो ये इस 0 से 0 25 चौको 100 ले, ये तो 64% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 64%। मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले के, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है मेरे को, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है, इससे मैंने ब्रोमीन का परसेंटेज निकाल लिया। अभी मैंने आपको कैरियस मेथड के लिए ब्रोमीन के परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80/188 इंटू AgBr का वेट अपॉन OC का वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं उसको लगा करके, मेरे को परसेंटेज पता है, मेरे को वेट ऑफ OC पता है, 1 ग्राम लेना है, सैंपल का एस्टिमेशन के लिए 1 ग्राम लेना है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, वेट ऑफ AgBr। अगर आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो आगे क्या करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लगाऊंगा। ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है 64%, 64 यहाँ हो गया, ये हो गया 80/188 हो गया, ये AgBr का वेट हो गया, वेट ऑफ AgBr अपॉन में OC 1 ग्राम लेना, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बेटा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वेट ऑफ AgBr आएगा। बना लो फटाक से इसको जैसे। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा थर्ड वन क्या है, लिखा है कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, कह रहा इन 4 कंपाउंड, हाँ मोर देन 1 का है, ठीक है। कंपाउंड्स लिखा है तो मोर देन 1 का है, कह रहा अगर मैं इन चारों कंपाउंड का अगर कराता हूं हाइड्रोजनेशन, क्या कराऊंगा, हाइड्रोजनेशन कराऊंगा, तो किसमें किसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। तो कुल मिला के सबको पहले H2 प्रोवाइड कर दो, जिसमें जिसमें कायरल सेंटर बच जाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जिसमें जिसमें कायरल सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब मेरे को छांटने कौन से हैं, जिसमें से कायरल सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कायरल सेंटर नहीं बचेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल देखो यहाँ पे ये सेंटर कायरल है, ठीक है, ये सेंटर कायरल है कि नहीं, अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि ये जो कंपाउंड दोनों उसने मेथिल दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इधर एथिल कर लेते हैं, मतलब यहाँ एथिल होगा, यहाँ एथिल कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पर जो मेरे पास पहला मॉलिक्यूल है, इसको जब मैं H2 गैस दूंगा
तो यहाँ डबल का सिंगल हो जाएगा। जब डबल का सिंगल हो जाएगा, ठीक है, एक जरा मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ मेथिली दे रखा है उसने, यहाँ पर HBr सॉरी, यहाँ पे इस जगह पे तो मेथिली है, इस जगह पे तो मेथिल है, यहाँ पर उसने Br दे रखा है। मेरा ऑप्शन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सब जगह पे HBr चल रहा है। अब बताइए, जब आप इसको H2 गैस देंगे तो यहाँ डबल का सिंगल हो जाएगा। अब बताइए, ये वाला कार्बन अभी भी कायरल है, क्योंकि देखो ये मेथिल है, ये Br है, ये H और ये प्रोपिल है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव निकल आया, ये बेकार हो गया ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन बेकार है। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे को इनएक्टिव छांटना है। जब आप यहाँ देंगे तो यहाँ पर इस जगह पे CH3 हो जाएगा, और ये देखो इधर भी बेटा एथिल बच गया, इधर भी एथिल बच गया, तो ये बेटा कायरल सेंटर तो बचा नहीं, तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब बी ऑप्शन मेरा सही है अभी, ठीक है। और आगे देखते हैं, जब यहाँ पर आप देंगे H2 गैस तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, यहाँ CH3 लग जाएगा, तो इधर मेथिल, उधर तो बेटा आइसोप्रोपिल है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। जरा डी वाले में आ जाओ, जब डी वाले को दूंगा तो यहाँ पर डबल का सिंगल, यहाँ H3 हो जाएगा, देखो ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो ये भी मेरे पास ऑप्टिकली क्या बचेगा? इनएक्टिव। तो फाइनली आफ्टर हाइड्रोजनेशन, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ रहा था, तो आफ्टर हाइड्रोजनेशन दो मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव बचेंगे, कौन सा बचेगा? बी और डी। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव पूछता, तो मेरा ऑप्शन होता ए और क्या? सी। फिलहाल उसने अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा, तो आंसर आएगा बी और डी। बना लीजिए फटाक से इसको। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, इसका मैं ईयर देख लेता हूँ भाई, मेरे पास किस ईयर में पूछा गया है। ये मेरे पास एडवांस 2017 में आया है, ठीक है, एडवांस 2017 में मेरे बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई, क्वेश्चन लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर। मेरे पास 4 एल्किल और एरिल हैलाइड मिलाकर के दे रखे हैं, और इन चारों में तो जो ऑप्शन करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शन वाला सही है, इसमें बताना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। पहला मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास है बेंजिल ब्रोमाइड, इसका नाम है बेंजिल ब्रोमाइड। ये एक सिंपल सा एसाइक्लिक ब्रोमाइड है, ये 3rd डिग्री है, और ये मेरे पास बेंजिल भी है प्लस यहाँ पे 2 डिग्री भी है। देखिए बेंजिल तो ही है, साथ में 2 डिग्री। तो मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, जो बेंजिल एल्किल हैलाइड्स होते हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपने जहां पढ़ा होगा वहां सिखाया गया होगा, जो बेंजिल सिस्टम होता है ना, वो बेटा SN1 और SN2 दोनों को फेवर करता है। मतलब SN2 मोस्टली ज्यादा फेवर करता है, मगर SN1 भी देता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। जो बेंजिल सिस्टम है उसमें जो SN2 होता है वो TS को स्टेबलाइज करता है, और एक स्टेबल कार्बोकेटायन भी बन सकता है। इस वजह से जो बेंजिल सिस्टम होता है वो ध्यान रखिए, वो दोनों देता है, मतलब SN1 भी और SN2 भी देता है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2। देखो भाई, जो फर्स्ट वाला है वो तो बेंजिल है, वो तो SN2 से चला जाएगा, ठीक है। जो सेकंड वाला है, ये देखिए, ये 1 डिग्री, देखिए इसकी डिग्री आप चेक कर लीजिए, इस कार्बन पे जहां पर हेलोजन लगा है ना, इस पर केवल एक ही कार्बन तो अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री वाले जो होते हैं वो SN2 तो फेवर कर ही जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही दे रखा है मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है SN2 फॉलो करेंगे। थर्ड बी ऑप्शन में आओ, कह रहा कंपाउंड फोर्थ अंडरगोस इन्वर्जन। देखो भाई, इन्वर्जन जो होता है वो बेटा SN2 की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? SN2 की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो 4th नंबर पे है, ये मेरे पास 4th वाला है, ये आप दिख रहा होगा बेंजीन के जस्ट बाद लगा है, तो बेंजिल सिस्टम तो है ही है, बेंजिल है मतलब SN2 देता है, ठीक है, बेंजिल है SN2 देता है, प्लस इस जगह पे एक हाइड्रोजन लग जाने की वजह से ये सेंटर मेरा कायरल हो गया। कैसा सेंटर हो गया? कायरल। इसका मतलब ये सेंटर भी कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, प्लस बेंजिल का सिस्टम भी है। देखो भाई, दोनों बातें हैं, सेंटर भी कायरल है प्लस बेंजिल का सिस्टम भी है। इसका मतलब SN2 तो दे सकता है, अगर उसने SN2 दे दिया तो इन्वर्जन भी हो सकता है, मतलब इन्वर्जन दे सकता है ये। तो ये सही लिखा है कहीं हद तक कि कंपाउंड फोर्थ अंडरगोस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि SN2 बेंजिल सिस्टम SN2 देता है, बेंजिल सिस्टम SN2 देता है, ठीक है ना। और सेंटर, अगर ये सेंटर कायरल ना होता, तो यहाँ पर इस जगह पे अगर बात करें, यहाँ पे SN2 लगेगी, तो यहाँ पर सेंटर चूंकि कायरल है नहीं, तो इन्वर्जन ना होगा ना उसमें यहाँ पे रेसनाइजेशन होगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब वो रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, कह रहा है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ की रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। तो भैया उसने लिखा तो है नहीं कि कौन सी बात हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली SN1, जब भी कभी रिएक्टिविटी ना लिखे तो हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी को फॉलो कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए SN1 का जो मेन होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन,
तो देखो जरा फोर्थ वाले को देखो, अगर मैं फोर्थ वाले को SN1 से कराऊं तो ये Br जब निकलेगा तो ये बेंजिल भी होगा, ये बेंजिल भी होगा प्लस 2 डिग्री भी होगा। देखो जब यहाँ से Br निकलेगा ना बेटा, तो ये बेटा बेंजिल, आपको इसके लिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बेंजिल और थर्ड डिग्री में वैसे ज्यादा स्टेबल थर्ड डिग्री होता है, ठीक है। बेंजिल अभी यहाँ से निकालूंगा ना Br, ठीक है, थर्ड वाला उसने दे रखा है ना, जब यहाँ से निकालूंगा तो ये थर्ड डिग्री बनेगा। बेंजिल और थर्ड डिग्री में थर्ड डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, मगर यहाँ पर ये बेंजिल के साथ 2 डिग्री भी है, ठीक है, बेंजिल के साथ 2 डिग्री भी हो। फर्स्ट वाला केवल बेंजिल बनेगा, तो यहाँ पर इन तीनों मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में अगर मैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ के बाद मेरे पास थर्ड वाला आएगा और थर्ड के बाद मेरे पास फर्स्ट वाला आएगा, और उसने जो दे रखा है वो फोर्थ, फोर्थ के बाद फर्स्ट और सेकंड, ये भाई गलत हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर चल रहा है वो फोर्थ का है, क्योंकि बेंजिल जो होता है अगर 2 डिग्री का हो गया तो वो थर्ड वाले से आगे निकल जाएगा, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ है, फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन सी नहीं सही है, ठीक है। डी वाले में हो कह रहा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1, ठीक है। लो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे पास बेंजिल है, बेंजिल के लिए मैंने आपको बताया कि SN1 भी फॉलो करता है और क्या फॉलो करता है, SN2 भी फॉलो करता है मेरे बाबू, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है ये तो SN1 दिवासा ही बैठा रहता है, ये तो थर्ड डिग्री जो है वो तो SN1 के लिए ही बना होता है ना, तो सीधी सी बात है आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मेरे पास बी सही है, मेरे पास ऑप्शन डी सही है, तो 3 इसके मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट है, बना लीजिए फटाफट। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये एडवांस 2013 में पूछा गया है। मेरे को 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Ki इन एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट है, Ki में जो I होगा, I माइनस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, अंडरगोस SN2 रिएक्शन विद ईच PQRS, मतलब अगर मैं इन चारों की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराता हूं इन एसीटोन सॉल्वेंट, तो सब के सब SN2 से जाएंगी। तो बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। तो भैया SN2 के लिए क्या क्या जरूरी होता है मैं जरा बता दूं। SN2 के लिए डिग्री लोअर होनी चाहिए, प्लस SN2 में आपका पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मैं बता दूं ये कार्बन पहले तो उस पर डिग्री कम होनी चाहिए, जितने ज्यादा H लगे उतना बढ़िया है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले होता है, बाद में ये हटता है ना, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, मतलब इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा SN2 उतना ही ज्यादा फेवरेबल होगा, पहले तो ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो वो P वाला जो है वो तो SN2 फास्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C पे 3 है, जस्ट 0 डिग्री का है, काफी फास्ट एसिड है, ठीक है। Q थोड़ा स्लो देगा, मालूम है 2 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का। अच्छा इसकी बात करें, ये है तो एलिल मगर है तो 1 डिग्री का, ठीक है, एलिल 1 डिग्री का। जरा S वाले की बात कर लेते हैं पहले। S वाले में देखो ये कार्बन है, इस पे एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री का, मगर इस वाले कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, इस वाले कंपाउंड में तो ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, यहाँ पे शायद एक कार्बन छोड़ के ऐसे Cl दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, इस जगह ऐसे Cl दिया, मैं एक बार चेक कर लूं, आज क्वेश्चन बहुत चेक करने पड़ रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई सही है, यहाँ Cl दिया। देखो ध्यान से, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये CO ग्रुप जो है ना भाई, ये लगातार इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच के कर क्या रहा होगा, ये कर ये रहा होगा कि इस वाले कार्बन को ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा, ठीक है। जब ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक काफी फास्ट हो जाएगा। तो ये है भी 1 डिग्री का ये कार्बन, प्लस इस पर पॉजिटिव बहुत ज्यादा, सबसे फास्ट बेटा S वाले का होगा। ऐसा कोई भी केस आ जाए तो ध्यान रखिएगा। S के बाद देखो जाहिर सी बात है ये 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का, मगर यहाँ 1 पे एक एलिल ग्रुप लगा हुआ, मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो S के बाद आपका जो होगा वो 0 डिग्री वाला ही आएगा, तो S के बाद P बनेगा। अब P के बाद ये 2 है, ये 1 डिग्री, तो ये मेरे पास हो जाएगा R, और सबसे लास्ट में ये 2 डिग्री का मतलब क्या बनेगा, Q, ये बनेगा SpRQ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे पास परफेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा, जहां पर कहीं पर बगल में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आता है तो जितना ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ना SN2 उतना ही क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर आगे आते रहेंगे एडवांस के, जब तक मेरे 500 प्लस PIQs नहीं हो जाएंगे लेक्चर चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।